हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लो क्राइटेरिया। और आज हम पढ़ेंगे एलएलबी थर्ड ईयर का पेपर अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं मानवाधिकार इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स में एक एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है एलएलबी थर्ड ईयर में कि युद्ध को परिभाषित कीजिए, इसके विविध विधिक परिणाम क्या हैं, समझाइए। युद्ध की परिभाषा और उसके विधिक परिणाम क्या हैं, समझाइए। ये प्रश्न एलएलबी थर्ड ईयर के अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं मानवाधिकार इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स में पूछा जाता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहें। हमारा प्रयास रहता है कि आपको बहुत ही सरल शब्दों में प्रश्न का उत्तर समझाया जाए ताकि आपके अच्छे अंक एग्जाम में मिल सकें। तो बिना देर के शुरू करते हैं। आपको क्या लिखना है? युद्ध, वॉर, एक प्राचीन सामाजिक राजनीतिक यथार्थ रहा है जिसका उपयोग प्राय एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के विरुद्ध अपनी इच्छा थोपने हेतु किया जाता रहा है। आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि ने युद्ध को विनियमित करने तथा उनकी अनिवार्यता को समाप्त करने हेतु अनेक प्रयास किए हैं। बहुत सरल शब्दों में आपको समझ आ गया होगा। अब युद्ध की परिभाषा अलग अलग विधि शास्त्रियों के अनुसार, ओपेनहाइम के अनुसार, युद्ध दो या अधिक राज्यों के बीच सशस्त्र बलों द्वारा संघर्ष है जिनका उद्देश्य परस्पर पराजय और इच्छा अनुसार शांति का शर्तों को थोपना है। स्टॉर्क के अनुसार कहा गया है कि युद्ध एक ऐसा संघर्ष है जो दो या दो से अधिक राज्यों के सशस्त्र बलों के मध्य होता है जिनका उद्देश्य पराजय और शांति की शर्तें थोपना होता है। व्हीटन के अनुसार युद्ध मूलतः राज्यों के मध्य बल के प्रयोग से युक्त संघर्ष है। विधेयकताओं की परिभाषाएं आप देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। निष्कर्षतः युद्ध की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं? यह दो या अधिक संप्रभु राज्यों के मध्य होता है। इसमें सशस्त्र बलों का प्रयोग होता है। इसका उद्देश्य शांति की अपनी शर्तें लागू करना होता है। युद्ध का विधिक स्वरूप एवं नियंत्रण। पहला है पारंपरिक दृष्टिकोण। ऐतिहासिक रूप से युद्ध को राज्यों का एक संप्रभु अधिकार माना गया है। ग्रोशियस ने युद्ध को न्यायोचित और अन्यायोचित श्रेणियों में बांटकर इनकी नैतिक समीक्षा की है। आधुनिक विधिक सीमाएं। 1907 का हेग अभिसमय युद्ध की पूर्व घोषणा और चेतावनी अनिवार्य मानी गई है। 1928 का लॉक्स पैक्ट युद्ध को नीति निर्धारण का साधन मानने से इनकार करता है। 1945 का संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर युद्ध को नियंत्रित करने का विधिक ढांचा प्रस्तुत करता है। अब इसमें महत्वपूर्ण प्रावधान है। अनुच्छेद 2 की उपधारा 3 के अंतर्गत सदस्य देश अपने अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करेंगे। अनुच्छेद 2 की उपधारा 4 में क्षेत्रीय अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध बल प्रयोग निषिद्ध रहेगा। अध्याय 6 में शांतिपूर्ण समाधान की विधियां जैसे मध्यस्थता, वार्ता, पंचाट। अध्याय 7 में सुरक्षा परिषद को सामूहिक कार्यवाही का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आत्मरक्षा के अधिकार में युद्ध को वैध माना गया है। अब इसमें युद्ध का विधिक प्रभाव क्या क्या पड़ता है? पहला प्रभाव पड़ता है सामान्य प्रभाव। युद्ध आरंभ होते ही शत्रु के नागरिकों पर प्रतिबंध लगते हैं, उन्हें वापस भेजा जा सकता है। राजनयिक संबंधों पर प्रभाव पड़ता है। युद्ध के साथ ही कूटनीतिक संबंध समाप्त हो जाते हैं, राजदूतों की वापसी होती है। संधियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है? कुछ संधियां समाप्त हो जाती हैं जैसे मित्रता संधि, कुछ यथावत रहती हैं जैसे सीमा संबंधी संधियां, कुछ निलंबित हो जाती हैं जैसे स्वास्थ्य, उद्योग आदि से संबंधित संधियां। युद्ध संबंधी संधियां हेग अभिसमय लागू रहती हैं। संविधाओं पर प्रभाव पड़ता है इसमें युद्ध से। यह राष्ट्रीय विधि का विषय होती हैं। पूर्ण की गई संविधाएं प्रभावशाली नहीं होती हैं। अधूरी संविधाएं सामान्यतः अवैध मानी जाती हैं। संपत्ति पर इसमें प्रभाव पड़ता है। सार्वजनिक शत्रु संपत्ति जब्त की जा सकती है। निजी संपत्ति का दुरुपयोग वर्जित है। केवल सैन्य प्रयोजन हेतु सीमित उपयोग अनुदेय है। लड़ाकू एवं गैर लड़ाकू व्यक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लड़ाकू मारे जा सकते हैं, बंदी बनाए जा सकते हैं। गैर लड़ाकू व्यक्तियों को सुरक्षा देने का अनिवार्य है। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि क्या निष्कर्ष निकलता है कि युद्ध
अब केवल शांति का साधन न होकर एक गंभीर अंतर्राष्ट्रीय अपराध की श्रेणी में आ चुका है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के पश्चात विश्व समुदाय ने युद्ध को टालने, नियंत्रित करने और शांतिपूर्ण समाधान का प्रोत्साहन करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। तथापि आत्मरक्षा और सामूहिक सुरक्षा की स्थिति में युद्ध को अब भी वैध माना गया है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा कि युद्ध को परिभाषित किया, इसके विधिक परिणाम क्या रहते हैं, ये आपको समझाए। यदि आपको समझ आ गए हैं तो आपको बहुत अच्छी बात है, नहीं आए हैं तो आप दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं, और फिर भी समझ नहीं आते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि आपके लिए दूसरा वीडियो तैयार किया जा सके। वैसे तो आपको इसी वीडियो में समझ आ गया होगा क्योंकि बहुत ही सरल भाषा में मैंने समझाया है। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए प्रश्न और उसके उत्तर के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।